चलो अपन क्या देखने वाले हैं, मेन एग्जाम में आंसर कैसे लिखे, पर आंसर कैसे लिखे उसके पहले हल कैसे करें वो भी पता रहना चाहिए कि आंसर ही बस लिखे आओगे नहीं ना। तो मेन चीज़ हो जाती है कि आपका जो एग्ज़ाम हो कितने घंटे का रहता है, 3 घंटे का, है ना। ये सबको क्लियर है। 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, है ना। और हर एक सब्जेक्ट में कितनी यूनिट रहेगी आपकी, 5। और कितने पेज की कॉपी मिलेगी, इसका मतलब ना तो आप सप्लीमेंट्री ले सकते हो ना कुछ कर सकते हो। जैसे मान लो अगर कोई 1-2 लाइन छोड़कर लिखने वाला है तो वो पछताएगा, तो इसलिए 1-2 लाइन छोड़कर मत लिखना, हर एक लाइन में लिखो। वो बाद में पेज भर रहा नहीं भर रहा वो बात का मैटर है, परंतु आपको पेज या लाइन नहीं छोड़ना है, ठीक है। और कई लोग मार्जिन छोड़ देते दोनों तरफ से, तो मार्जिन जितनी उचित है उतना ही छोड़ना। मतलब लेफ्ट साइड से कितनी रहती है, लगभग 3 उंगल के आसपास, 2 या 3, उससे ज़्यादा नहीं रहती, मतलब 1 इंच या 1.5 इंच के आसपास, उससे ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो बहुत बड़ी कॉपी आती है, तो आप समझ जाओ कि उसमें 36 पेज में से लगभग आपको 25 के ऊपर भरना है। अब भरने का मतलब ऐसा नहीं कि गाने लिखा जाओ, भरना मतलब हो जाता है उचित चीज़ें लिखकर, डायग्राम बनाकर, या जो भी चीज़ है। बिना डायग्राम के लिखोगे तो भी गड़बड़ है, क्योंकि थ्योरी लिखने में नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप ऐसा मानो कि डायग्राम प्लस थ्योरी के साथ में मिलाकर आपको 25 पेज के ऊपर पहुंचाना है। 36 भर दो ना, कोई नहीं रोक रहा है, परंतु मिनिमम 25 के ऊपर होना चाहिए, चाहे वो डीसीए वाला हो चाहे पीजीडीसीए वाला। अब बोलोगे कि 180 मिनट में 5 यूनिट को कैसे कवर करें, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो मेन चीज़ हो जाती है कि जब सबसे शुरुआत में आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप एग्ज़ाम वाले प्लेटफॉर्म या एग्ज़ाम वाले एनवायरनमेंट में नहीं रहते हो, तो इसका मतलब आप एंटर होते हो। तो एंटर होते तो क्या होगा, एकदम से मानसिकता बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो आप ऐसा मान लो शुरुआत में हम गए तो जो 180 मिनट में से हमको कितने मिनट लगे एक यूनिट करने में। अब उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम देखेंगे कि भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं। और इसमें आपको भरना कितने, मतलब 8 पेज बोला है, पर 7 से 8 हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं। जब आप दूसरी यूनिट में छलांग लगाओगे तो 45 मिनट हो गए हैं, अगर नहीं भी हुआ है 8 पेज तो कहाँ पहुँच जाओ आप, सेकेंड यूनिट में ऑटोमेटिक। ये मत सोचना कि हमारी फर्स्ट यूनिट नहीं हुई है तो उसको छोड़कर कहाँ चले जाओ आप, है ना। एक पेज छोड़ दो या फिर जैसा भी है, पर कोशिश करो कि हो जाए इतना। दूसरी यूनिट में आओगे तो उसको कितना देर देना है, 40 मिनट, और इसमें भी 7 से 8 पेज भरना है। तीसरी यूनिट में आओगे तो कितने मिनट देना है, 35 मिनट, और इसमें कितने 6 से 7 ऐसा भर दो आप। उसके बाद चौथी यूनिट में आओगे तो 30 मिनट देना, इसमें 5 से 6 भर दो। उसके बाद पाँचवीं यूनिट में आओगे तो 25 मिनट, कितने पेज भरना है इसमें, 5 से 6, टोटल मिलाकर कितने पेज हो गए। अब मान लो एक एक पेज घटाते हैं आप, मान लो यहाँ 7 पेज भरे, यहाँ भी 7 पेज भरे, और यहाँ 6 पेज भरे, और यहाँ कितने भर दिए, और यहाँ 5, तो इसका मतलब पाँचों में से 5 पेज घट गए, कितने बचे 30। तो लगभग 30 पेज तो भरे जाएंगे, 5 पेज बोनस में दे दो, पर बोनस में ना दे तो कोशिश करो कि यहाँ तक पहुँच जाए। डायग्राम अच्छे से बनाओ। अभी हमारे टोटल मिनट हो रहा है कितने, 5 मिनट बचे। तो 5 मिनट आपको क्या साइन आइन करने और दुनिया भर की पंचायत नहीं रहती, बाहर मत जाना, है ना। 3 घंटे में अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप सबसे बड़े क्या हो, बेवकूफ़। 3 घंटे नहीं संभाल सकते अपने आप को, पानी की बोतल ले जाते कि नहीं साथ में, तो वहीं पी लो ना। कितनी देर लगती है, आधा मिनट, तो आधा मिनट भी उसी में काउंट हो गया। साइन करवाने वाला आता था, हम दुनिया भर का रहता है पंचायत, तो 5 मिनट उसका हो गया समझो। परंतु पेपर पढ़ने का ऐसा मत सोचना, पेपर पढ़ने का कुछ रहता ही नहीं। जो क्वेश्चन बन रहा पहला वाला अथवा में आते हैं, मतलब आपको यहाँ कितने 5 यूनिट है तो कितने क्वेश्चन आएंगे 10, करना कितने हैं 5, तो मतलब हर यूनिट में ऑप्शन रहता है, तो या तो पहला करो या दूसरा, फिर दूसरी यूनिट में गए तो तीसरा करो या चौथा, तीसरी यूनिट में गए तो पाँचवा करो या छठवां, चौथी यूनिट में गए तो सातवां करो या आठवां, और पाँचवीं यूनिट में गए तो नौवां करो या 10वां। तो आपको पढ़ना कितने क्वेश्चन है, 2 ही तो पढ़ना है। एक यूनिट में कितने क्वेश्चन है, 2। अगर आप सोचोगे कि पूरी 5 यूनिट पढ़ ले तो इससे कोई फायदा होने वाला, तो एक यूनिट में आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पढ़ना है, या तो पहला या दूसरा, दोनों में से जो अच्छा बन रहा है उसको टिपना चालू। यही होगा ना कि पूरे 10 क्वेश्चन पढ़ोगे, 10 नहीं पढ़ना, पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना, 2 क्वेश्चन पढ़ो, 2 में से एक हल करना है। इस प्रकार टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन हल करना आपको, 5, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई हल करने की। घड़ी पहन के जाना, एनालॉग वाली, डिजिटल वाली नहीं। पता चल रहा है टाइम ही देख रहा है, टाइम ही पूछ रहा है किसी से, तो ऐसा काम नहीं करना। घड़ी निकाल के ऐसे रख दो सामने, ठीक, आते समय भूलना मत। ये भी आपको दे रहा हूँ मैं संदेश कि भाई भूल जाओगे। चलो अब अपन बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन आने की। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लो ये फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है।
तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, उसमें 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट में पहली यूनिट में आपके मिलेंगे 2 क्वेश्चन। जैसे मान लो एक मिला कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए और उसके एलिमेंट को चित्र सहित समझाइए। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम समझाया मैंने, मतलब इनपुट कैसे होता है, इन रैम में कैसे स्टोर होता है, कैश से सीपीयू में कैसे जाता है, आउटपुट कैसे होता है, पूरा डायग्राम को बोल देते क्या, ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखे पहले। डेफिनेशन मतलब समझ रहे हैं, परिभाषा, मतलब कंप्यूटर के कार्य करने की विधि को जब चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है तो उसे क्या बोल देते हैं, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। अब नीचे लिखो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम पूरा बना दो एक पेज में बाकायदा, ज़्यादा बड़ा मत बनाना, पेज से बाहर थोड़ी जाओगे, तो एक पेज में बनाओ आप फ्री हैंड में। उसके बाद इसमें निम्न एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं बताओ जरा। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस में समझा दो, एग्जाम्पल दे दे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आप ज़्यादा अपनी लिमिट से बाहर भी मत जाना। पता चल रहा है 7 पेज बोला मैंने एक यूनिट में, आपने पहुंचा दिए 12 पेज, तो ऐसा भी नहीं करना है ना। 7 पेज 6 पेज उससे कम भी नहीं लिखना है। तो एक लिमिट में, टाइम भी आपको बता दिया मैंने कि उतने ही देर में लिखना है। पता चल रहा है आपने उसको 2 घंटे लिख दिए एक यूनिट को, तो फिर बाकी यूनिट कब करोगे, नंबर मिलेंगे क्या। मान लो एक यूनिट में आपने लिखना था 6 पेज 7 पेज, जितना आंसर था उतना आपने लिख दिए 20 पेज, तो नंबर कितने देगा वो, देगा तो उतना ही। 20 लिखो या 50 लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। ठीक है, तो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम पूछा उनने, तो आपको बाकायदा डेफिनेशन लिखना है, उसका चित्र बनाना है और उसके एलिमेंट को पहले दर्शाना है। दर्शाओगे कैसे, चलो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ हमने पूछा है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम। तो सबसे पहले तो पहले नंबर में क्या आ जाती है, ऐसे नंबर मत डालना, पर पहले नंबर पे क्या आ जाती है, डेफिनेशन या परिभाषा, 1-2 लाइन में रहेगी। उसके बाद क्या रहेगा, आपको डायग्राम बनाना है। नहीं बनाओगे डायग्राम, डायग्राम बनाओगे फिर उसके पूरे एलिमेंट को एक साथ लिखोगे। एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, मान लो आपने क्या लिखे पहले, इनपुट डिवाइसेस, नहीं होती, इनपुट डिवाइसेस होती है। दूसरा क्या होता है बताओ, अब इनपुट डिवाइसेस में अंदर नहीं दर्शाओगे, चलो अंदर दर्शाने से अभी छोड़ दो, जब डिस्क्राइब करेंगे तब दर्शाएंगे। दूसरा क्या हो जाता है, इनपुट डिवाइसेस के बाद इनकोडर होता है, नहीं होता, जो हमारे डाटा को किस में बदलता है, मशीन भाषा में। फिर कौन होता है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी बोले तो रैम होती है। उसके बाद क्या होती है बताओ जरा, कैश मेमोरी, कैचे मेमोरी बोल देते हैं उसको। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, सीपीयू। सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का मतलब जाता है बफर मेमोरी या जो भी आप बोल दो। ठीक है, रजिस्टर नहीं देखे थे। चलो उसके बाद क्या हो जाता है बताओ जरा, डिकोडर। इनकोडर के बाद क्या जाएगा, और उसके बाद क्या जाएगी, आउटपुट डिवाइसेस। जब इतना काम हो जाता है तो स्टोरेज कौन करेगा, स्टोरेज डिवाइसेस नहीं आएगी। तो ये हो जाएंगे किसके, ब्लॉक डायग्राम के एलिमेंट्स। अब आप इतना तो समझा दोगे, फिर एक नंबर डालोगे और क्या लिखोगे, इनपुट डिवाइसेस। और इनपुट डिवाइसेस में से डैश लगा के लिखोगे। इनपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं, जिनके माध्यम से कंप्यूटर में हम डाटा इनपुट देते हैं, या यूज़र से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करने के लिए जिन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है उन्हें बोल देते हैं इनपुट डिवाइसेस। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो इसमें जाता है कीबोर्ड, ठीक है, इसमें जाता है माउस, इसमें जाता है जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, आपकी इनपुट डिवाइसेस में। दूसरी चीज़ क्या बोला उनने, दूसरी चीज़ उनने बोला है इनकोडर। क्या बोला है, इनकोडर। जब भी हम कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, डाटा देते हैं, तो वो हमारी भाषा में होता है। तो हमारी भाषा को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है, एनकोडर। तीसरी चीज़ क्या आ जाएगी आपकी, प्राइमरी मेमोरी, या फिर हम सीधे बोल दें रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो क्या करती है, जिस भी मतलब यूज़र के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो वो प्राइमरी मेमोरी या रैम में सीक्वेंस में स्टोर रहते हैं, ताकि सीपीयू को भेजा जा सके एक एक करके। ठीक है, और रैम के 2 प्रकार होते हैं, वो हमने देखे कि नहीं, एस रैम होता है और डी रैम भी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ जरा, कैश मेमोरी नहीं होगा, रैम से फास्ट मेमोरी जो एक एक वर्ड को उठाकर सीपीयू में ट्रांसफ़र करती है, उसे क्या बोल देते हैं, कैश मेमोरी। ठीक है, और ये क्या काम करती है, सीपीयू और रैम के बीच में ब्रिज का काम करती है, नहीं करती, मतलब 2 लोगों के बीच में क्या हो जाएगा, मीडिएटर, तो ब्रिज कहलाएगा ना। और उसके बाद क्या हो जाता है, सीपीयू, कंप्यूटर की मेन प्रोसेसिंग जो करता है वो क्या कहलाता है, सीपीयू। सीपीयू के कितने भाग होते हैं, 3, कौन कौन से, एएलयू हो जाता है, सीयू हो जाता है, और एक बफर मेमोरी, बोले तो हम ऐसे सीधे बोल दें रजिस्टर होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक लाइन लिखना तो लिख दो, और नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं। अगला पार्ट क्या हो जाएगा, सीपीयू के बाद डिकोडर। कंप्यूटर में प्रोसेस किए गए डाटा को यूज़र के पढ़ने योग्य बनाने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं, डिकोडर की, यानी मशीन भाषा को ह्यूमन रीडेबल में बदलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बताओ जरा, आउटपुट
यूज़र को परिणाम जिन डिवाइसेस के माध्यम से प्राप्त होता है वो क्या कहलाती है? आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता पता आपको? मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, ये सब क्या जाते हैं? आउटपुट डिवाइस। उसके बाद स्टोरेज, स्टोरेज होती है कि नहीं? स्टोरेज डिवाइस का मतलब सेकेंडरी मेमोरी, पढ़े अपन ने? तो सेकेंडरी मेमोरी किन्हें बोल देते हैं? सेकेंडरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो डाटा को परमानेंट स्टोर करती है। बोले तो स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए हम किसकी सहायता ले रहे हैं? स्टोरेज डिवाइस। तो सबसे पहली क्या आ जाती है? HDD, बोले हार्ड डिस्क, चलन से अभी बाहर होने वाली धीरे धीरे। तो अब आ जाती है SSD, फिर क्या जाती है? पेन ड्राइव है, CD है, DVD है, ठीक है, ब्लू रे डिस्क है, बहुत सारी पढ़ा है मैंने आपको, मेमोरी कार्ड है। तो ये सब क्या हो जाएगी? स्टोरेज डिवाइस। तो इतना काम कंप्लीट हो जाएगा आपका समझा के, तो आपका फाइनली एक आंसर कंप्लीट हो गया है। कौन सा? कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम विद उसके एलिमेंट्स। ठीक है, इंग्लिश में लिखना, हिंदी में वो आपकी मर्जी। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या पूछा? विभिन्न स्टोरेज डिवाइस को समझाइए। तो स्टोरेज डिवाइस अब भी बताया मैंने। स्टोरेज डिवाइस बोले तो परमानेंट डाटा स्टोर करने के लिए जिन डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है वो क्या कहलाती है? अब इसमें क्या क्या आ जाती है? हार्ड डिस्क का समझा दो, हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर बना दो, है ना। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क समझा दो, फ्लॉपी डिस्क का स्ट्रक्चर बना दो। तो जितना भी समझाने के बाद आपका कहाँ पहुँच जाए? 6 से 7 पेज पहुँच जाए, तो समझ जाओ आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। कभी कभी आंसर कैसे आते हैं? मान लो आपको यहाँ एक क्वेश्चन बोला है, ठीक है, और एक क्वेश्चन में इसको A बोल दिया है और इसको क्या बोल दिया है? B। तो दो क्वेश्चन की एक ही है, एक ही है, क्वेश्चन तो एक ही है, अंदर ऑप्शन 5 दे दे, वो क्या फर्क पड़ता है? तो ऑप्शन से फर्क नहीं पड़ता, किससे फर्क पड़ता है? क्वेश्चन नंबर से। तो क्वेश्चन एक ही कहलाएगा जिसको लिखना है 35 से 40 मिनट में ही, चाहे अंदर ऑप्शन AB हो, ABC हो, ABCD हो, क्या फर्क पड़ता है? बस आपको डिवाइड कर देना। वैसे मान लो आपके 2 ऑप्शन आ गए, तो 2 ऑप्शन आ गए मतलब क्या? 3-3 पेज में लिखना है। अगर 4 ऑप्शन आ गए कितने में लिखना है? 1.5 पेज में लिखना है। तो आपको मानसिकता वैसी बनाना है, ये नहीं कि बिल्कुल एक क्वेश्चन आया तो सर ने बोले तो ये समझाना, पूरा ट्यूब डाले 6 से 7 में। मान लो A नंबर का आ गया, A में ब्लॉक डायग्राम आ गया, लिखना कितने में है? 6 से 7 में। पर आप बात आ गई 2 की, A और B की, तो आप कितने में लिखोगे? 3 से 4 में। उससे ज़्यादा पता चल रहा पूरे लिखा हमने तो एक्यूरेट लिखा है, तो और देगा तो उतने नंबर। एक्यूरेट लिखो चाहे जैसे भी लिखो, उससे ज़्यादा तो देगा नहीं। तो कोशिश करो कि ये देख लो पहले, उसके बाद डिवाइड करो आप। ठीक है, पेज भी डिवाइड है, टाइम भी डिवाइड है, बस लिखना आपको उसके हिसाब से, आंसर याद रहना चाहिए। उसके बाद देखो, कंप्यूटर उपयोग करने से क्या लाभ है? विस्तार से वर्णन कीजिए। अब उपयोग करने से क्या लाभ है? मैंने बताया था आपको, क्षेत्र, घरों में उपयोग होता है, रिसर्च सेंटर में उपयोग होता है, मेडिकल में होता है, मनोरंजन में होता है, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सबके बारे में समझा दो, आंसर हो गया। ठीक, इसके अलावा देखो सुपर कंप्यूटर पूछा है, पढ़े अपन ने। सुपर कंप्यूटर क्या है, कैसे प्रोसेस करता है, ढेर सारी प्रोसेस बताया था, अलग अलग बताया था मैंने भाई। क्रे बना है और अपने यहाँ परम बना था, तो सारा डिटेल लिखोगे तो क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं, है ना। इसके अलावा विशेषता की बात और पूछा जाए तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है सुपर कंप्यूटर? बताओ। मौसम की भविष्यवाणी में, है ना, रिसर्च के लिए, या अंतरिक्ष में जो हम पहुंचाते रॉकेट लॉन्चर, या फिर जो भी हम उपग्रह वगैरह पहुंचाते, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? सुपर कंप्यूटर की। ठीक, इसके अलावा क्या पूछा देखो ज़रा, यहाँ देखो क्वेश्चन एक ही है, कितने ऑप्शन आ गए? 4। तो लिखना कितने में है? 1.5 पेज में, कि एक ही को लिख दोगे ढेर सारे में? नहीं। तो देखो, डेस्कटॉप क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है, कॉमटॉप क्या होता है, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो छोटा सा हाथ में रख के चलाते थे, ठीक है, कंप्यूटर के प्रकार में बताया था मैंने। तो ये चारों के बारे में लिखना है। ये फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने तैयार कर लिए तो इससे बाहर का नहीं आएगा। कॉमटॉप मतलब हाथ में चलाने वाला, टैबलेट को बोल दो कॉमटॉप, मोबाइल को बोल दो। PDA भी वो टैबलेट का ही पिछला वाला वर्जन था, जो ऑफिस के लिए यूज़ किया जाता था। ऑफिस बोले तो मान लो किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो आप, तो उसके लिए डिजिटल असिस्टेंट होता था। मतलब आप असिस्टेंट एम्प्लॉय को भी रख सकते हैं ना, पर वो डिजिटल रूप से असिस्टेंट है। उसके बाद देखो, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? पढ़े नहीं पढ़े? मॉडेम पढ़े कि नहीं? तो मॉडेम की कार्यविधि समझा दो पूरा चित्र के अनुसार। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़े अपन ने पूरा, उसको विस्तार से पढ़े। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े ना। जो शोर मचाता है वो इम्पैक्ट, और जो आराम से प्रिंट निकालता है वो नॉन इम्पैक्ट। बोले तो लेज़र प्रिंटर किस श्रेणी में आएंगे? फोटो प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट। और जो खटखट करता है टाइपराइटर या फिर जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो इम्पैक्ट में। तो उनके बारे में लिखना है, पर आपको एक लिमिट बांध दी गई है कि एक क्वेश्चन आए एक ही में तो 6 से 7 पेज, और एक में 2-3 आए तो टोटल मिला के 6 से 7 पेज, ठीक है। उसके बाद वीडियो स्टैंडर्ड से आप क्या समझते हैं?
BGA, SBGA, XGA, CGA पढ़े थे, पिक्चर क्वालिटी स्क्रीन की, उसको बोल देते हैं वीडियो स्टैंडर्ड। मॉनिटर के अंतर्गत मिलेगा ये। देखो ये वीडियो स्टैंडर्ड की विशेषताएं बताना। फिर मॉनिटर के प्रकार पढ़े थे कि नहीं? मॉनिटर के प्रकार कलर के हिसाब से क्या क्या होते हैं? एक हो जाता है मोनोक्रोम, एक हो जाता है ग्रे स्केल, और एक और हो जाता है कौन सा? कलर मॉनिटर, RGB वाला, उसके हिसाब से। और एक और हिसाब से मैंने बताया था कि आपको क्या हो जाता है, जो पिक्चर ट्यूब वाले हो जाते हैं, CRT, कैथोड रेज ट्यूब, LCD, LED, OLED, ठीक है, ये सारे भी बताया था, तो उनको समझाना यहाँ पर। उसके बाद देखो इनपुट डिवाइसेस के प्रकार पूछ लिया। ट्रैक बॉल क्या होती है? माउस का, मैकेनिकल माउस को पलटा दें। जो टच पैड होता था उसकी पुरानी, मतलब पुराना वर्जन क्या कहलाएगा? टैग बॉल। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज़ हो जाता है। स्कैनर, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए। MICR, चेक और DD के नंबरों को पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ आपको लिखना है। इसके बाद डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम समझते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम मतलब जो कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए उपयोग होते हैं, जैसे एंटीवायरस हो गया, सिस्टम टूल्स हो गया, ठीक है। और डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होगा। अच्छा बताओ मुझे, उदाहरण के लिए आप कहीं नए घर में गए तो आप अपनी पहचान बताओगे कि नहीं, कि वैसे एक्सेप्ट कर लेगा, या थर्ड पार्टी द्वारा बताया जाएगा मैंने एक बंदा भेजा हूँ, देखना जरा वो सही ये काम करवा लेना, तो आपकी पहचान हुई कि नहीं? तभी आपने एक्सेप्ट किया। मान लो CPU अलग है, माउस और माइक्रोफोन ये सब अलग है, तो माउस की पहचान CPU तक बताने के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम लगेगा। तो उस प्रोग्राम को ही क्या बोल रहा है? डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए चलाए जाने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? डिवाइस ड्राइवर। और यूटिलिटी प्रोग्राम पता ही आपको, पूरा पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आप आंसर लिखोगे, ठीक है। आप आंसर लिख के देखोगे अभी, वैसे असाइनमेंट बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। असाइनमेंट में बाकायदा अच्छे से चेक करूँगा। आंसर कैसे लिखना बता ही दिया मैंने। जैसे मान लो मैं असाइनमेंट में पूछा हूँ ब्लॉक डायग्राम, तो आपको जैसा मैंने समझाया लिखना, वैसे ही आपको लिख के लाना है। चाहे आंसर बगरा रहे चाहे कैसे रहे, पर आपको व्यवस्थित करना है। अगर ये बन गया तो मेन एग्ज़ाम में आप टॉप करोगे, यानी पास नहीं होना है। पास किसको नहीं होना, सब हो जाते हैं। 60% सबका बन जाता है, पर मैं चाह रहा हूँ कि आपका 80 बने, तब मज़ा आएगा, ठीक है। तो बनना चाहिए सबका 80 बनेगा। अब सबका 80 बनेगा भाई 80 में ही नंबर आगे पीछे हो जाएंगे, पर सबका 80 बन जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी। और लड़ना मत कि भाई मेरा ज़्यादा बना मेरा कम, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। चलो यहाँ देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। जब भी हम कंप्यूटर में कोई काम कराना होता है तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? इंस्ट्रक्शन की। इंस्ट्रक्शन जिस भाषा में दिया जाता है वो प्रोग्रामिंग कहलाती है। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग अलग अलग होती है, लो लेवल, हाई लेवल, सब पढ़े अपन ने। उसके बाद देखो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, MS वर्ड से रिलेटेड चीज़ें। उसके बाद स्प्रेडशीट बोले तो एक्सेल से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन बोले तो पावर पॉइंट से रिलेटेड, DTP बोले तो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। तो इसको समझाना, ये सारी चीज़ें मैंने बताया आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बताओ जरा? असेंबलर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर पढ़े अपन ने। ये चीज़ नहीं पढ़े अपन ने। देखो कंप्यूटर के नंबर सिस्टम, तो एक ही टॉपिक नहीं पढ़े हैं, कोडिंग वाला है ये, मतलब सारे डेसिमल को ऑक्टल में बदलना है, बाइनरी में बदलना है, हेक्साडेसिमल में बदलना। तो कभी फुर्सत रही तो पढ़ लेंगे, और नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में ही आएगा। मैंने बताया ना 5 यूनिट बोले तो 10 क्वेश्चन। तो जब 10 में से मतलब मान लो चौथी यूनिट या तीसरी यूनिट में वो आया, तो उसके ऑप्शन में जो आएगा वो तो बनेगा ही। उसके ऑप्शन में ये वाला आया तो ये नहीं बन रहा मान लो, तो क्या दिक्कत? पर आप ऐसा सोचोगे वो ऊपर वाला नहीं बना था, दिक्कत हो जाएगी। तो वो तो सरल पड़ेगा ना। चलो बताओ, ऊपर वाला थ्योरी है, वो नहीं बना तो ये कठिन वाला कैसे बनेगा, ये भी सोचो। तो सरल वाला ही पढ़ लो। चलो ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, याद रखना पर, है ना। आप भूल गए मतलब मैं तो भूल ही भुलाया हूँ, है ना। मेरे को याद है पूरा सिलेबस, पर टॉपिक ऐसे रहता है सरलता के हिसाब से पढ़ाता हूँ। मेरे को कौन सा कब पढ़ाना है वो हिसाब से, ये नहीं कि A से लेकर Z तक रटा रटाया जान दो, ऐसा नहीं होता भाई। स्टूडेंट के दिमाग में भी तो घुसना चाहिए। उसका दिमाग भी एक है कि भाई कैसे एक्सेप्ट करेगा। जैसे आप खाना खाते हो तो पूरा शान सूंद के खाते, फिर कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग भी खाते हो। जैसे मान लो मैंने आपको थाली में परोसा हूँ दाल, चावल, सब्जी, रोटी या पूड़ी, अपने हिसाब सुविधा हिसाब, सलाद है, अचार है, ठीक है, और पापड़ भी है। अब मैं पूरे एक को दे देता व्यवस्थित तरीके से जमा कर, एक को सान सून के दे देते, अचार, पापड़, जो भी है सब चीज़ एक साथ मिला के, तो क्या बोलोगे आप? मज़ा नहीं आएगा। तो आप क्या चाहते हो? हाँ, पहले स्वाद चखो, किस किस चीज़ का अलग है। तो स्वाद मतलब अपनी जो मानसिक जीभ चाहती कि नहीं, वैसे ही आपका माइंड भी चाहता है। तो माइंड अच्छी चीज़ें चाहेगा, पर आज की डेट में अच्छी ना भर के कचरा भर के रखे हमने। तो कचरा आपने आदत बनाया ना कचरा भरना, आप मत बनाओ आदत। चलो बताओ, कम्युनिकेशन माध्यम समझते नहीं समझते? वायर्ड होता है और वायरलेस होता है।
तो वायर्ड पढ़े अपन ने, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। देखो ये उसी के प्रकार पूछा है, तो ये समझाना आपको। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक केबल, ये सारी चीज़ उदाहरण से। लैन मैन बैन पढ़े हैं, बीपीएन पढ़े हैं, है ना, इसको समझ जो भी है। उसके बाद ब्रिज पढ़े अपन ने, राउटर पढ़े, रिपीटर भी पढ़े हैं, हब भी पढ़े, गेटवे भी पढ़े, है ना। इसके बाद आ जाएगा क्या, कनेक्शन के प्रकार, डायलअप कनेक्शन, लीज लाइन, ISDN, DSL, ये सब कनेक्शन के प्रकार है, ठीक। जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है ना, वैसे ये भी होते हैं। उसके बाद आ जाती 5th यूनिट, तो ये ओनली जो 5th यूनिट है वो किसके लिए है, PGDCA वालों के लिए। DCA वालों के लिए 5th यूनिट नहीं है, क्यों, क्योंकि DCA वालों में क्या है, डॉस नहीं है, लाइनएक्स भी नहीं है। तो PGDCA वालों के लिए क्या पूछेगा, या तो वो डॉस पूछ लेगा, और डॉस में इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड क्या होती है, कुछ में पूछ लेगा कि भाई कुछ डॉस की इंटरनल एक्सटर्नल कमांड को सिंटैक्स एग्जांपल से समझाइए। कुछ में ये बोल देगा कि 5 दे देगा, समझाओ इनको, इनमें से कोई 3 समझाओ, 5 समझाओ, ठीक है। उसके बाद देखो लाइनएक्स पूछा, लाइनएक्स क्या है, उसकी विशेषताओं को समझाइए। लाइनएक्स का कर्नल, जिस प्रकार हमारा माइंड होता है वैसे लाइनएक्स का कर्नल होता है। कर्नल से समझ रहे हैं, आर्मी में कर्नल होता है मतलब मैन, हाँ जो व्यक्ति, ऐसे दिमाग में कर्नल है समझो, ऐसे लाइनएक्स में भी कर्नल है, मतलब पूरी प्रोसेस को मैनेज करता है, ठीक है। CPU बोल दो एक तरीके से, पर वो सॉफ्टवेयर है। ऐसे इसकी कमांड पूछ ले, देखो बेसिक कैलकुलेटर है, कैट कमांड है, देखो मेक डायरेक्टरी है, CH मोड है। इसके अलावा देखो बूटिंग प्रोसेस क्या होती है, समझे, बूटिंग प्रोसेस हमारे चालू होने की स्थिति, मतलब हम जागते, समझ गए। उसके बाद डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पढ़े थे अपन ने, तो ये हो जाता आपका क्या, एक कंप्लीट रूप से ऐसे एग्जाम में जो पैटर्न आता है क्वेश्चन का वो बताया। और ये पूरे क्वेश्चन आपके फंडामेंटल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तो मैंने समझा दिया आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में यहाँ भी मिलेंगे। जैसे आप चैनल में जाओगे तो सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे आपको। यहाँ प्ले लिस्ट में जाना, प्ले लिस्ट में जाने के बाद देखो यहाँ कहीं मिलता होगा आपको 2024 के लिए। अब 2024 की जगह 25 भी है समझो, क्योंकि एकदम से क्वेश्चन नहीं बदलते। तो जो 24 के क्वेश्चन हैं वही आप देखो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे प्रोग्रामिंग का है, ये देखो मल्टीमीडिया का सेकंड सेम का, ये DTP का है, ये कौन सा है, इंटरनेट का है, ये देखो यहाँ पे BB.NET का, फिर IT10 का। यहाँ देखो फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया, MS एक्सेस, PC पैकेज, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसके अलावा MSc वगैरह के भी होंगे, तो वो अलग मैटर है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम के देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम के देखना उचित क्यों नहीं है, क्योंकि हर बार चेंज होते हैं, ठीक है। तो वो उसकी दिक्कत नहीं है, वो मैं बता दूंगा, देखना नहीं देखना बात की प्रोसेस। पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल में भी, तो देख भी लोगे तो क्या घाटा। मान लो कोई ज्ञान अपन ने अर्जित कर लिए और अगर उपयोगी नहीं हुआ तो कोई घाटा हुआ उससे, नहीं हुआ ना, तो देख लो, देखने में क्या जा रहा है, उसी से रिलेटेड आएंगे। 10 मिनट में कुछ नहीं जा रहा है, पर 10 मिनट में बहुत कुछ आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब आप बताओ मुझे, समझ में आया आपको कैसे हल करना है, टाइम मेंटेन कैसे करना है, पेज भी मेंटेन कैसे करना है, ठीक है। मान लो समय से बाहर जा रहे हो तो भाग जाओ दूसरे में, पता चल रहा है उसी में घिसे हुए हो, कोई चीज़ नहीं बन रही तो आप निकल के दूसरे में चले जाओ, कि उसी में घिसे रहोगे, नहीं ना। तो आपको मेंटेन करना है 180 मिनट को, ये नहीं कि एक ही में, और 5 यूनिट को मेंटेन करना है, एक ही को मेंटेन नहीं करना है। जब आप 5 यूनिट करके आओगे तब कहीं जाके आप पास हो गए गारंटी से, ऐसा बोल पाओगे। मान लो उदाहरण के लिए आपने 4 यूनिट करके आ गए, तो ये वाली यूनिट नहीं करे। अगर मान लो ये यूनिट है, जैसे मान लो 100 नंबर का पेपर है, 20-20 नंबर का रहेगा, 40 में पास होते हैं। तो अगर मान लो इसमें मिल गए आपको कितने, 20 में से 10, इसमें भी मिल गए आपको कितने, 20 में से 10, इसमें भी 20 में से, और इसमें भी 20 में से 10, कितने हो गए टोटल 40। तो 40 तो आपने हिसाबे हो ना, एग्जामिनर ने थोड़ी हिसाबा है। मान लो एग्जामिनर ने 4-5 नंबर कम कर दिया, 35 ले आया, तो क्या हो गए। तो इसलिए पूरी 5 यूनिट करोगे तो क्या बोलोगे आप, 100 में से 50 तो मिलेंगे, पासिंग मार्क्स कितने हैं 40, तो भी तो पास से ऊपर है। तब कॉलर उठा के बोलोगे कि हम पास हो गए एक पेपर में, कि 4 यूनिट में बोल दोगे। कई व्यक्ति 3 यूनिट करके आते और क्या बोल दे, मान लो 20 60 की है तो 60 में से 40 मिले जाएंगे, नहीं, 4 यूनिट में भी फेल कहलाओगे आप, तो 5 यूनिट में पास कहलाओगे। ऐसा नहीं कि 5 यूनिट में पास है, कुछ भी लिख के नहीं आना है, अच्छे से लिख के आना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका पेपर कैसे हल करना है वो समझ गए होंगे, और आंसर लिख के बताना 1-2, तो मैं उससे क्या आपको वेरीफाई कर दूंगा कि लिखना ऐसे गलत है या सही है, पता चले कि सीधे एग्ज़ाम में जाओगे।